नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा है भूगोल का टॉपिक चल रहा है और भूगोल में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है भारत में प्रसिद्ध क्रांतियां, जो कि फसलों के क्षेत्र में या मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में या दूध के उत्पादन के क्षेत्र में या कृषि की अलग अलग जो फसलें थी उनके क्षेत्रों में भारत सरकार ने अलग अलग समय में उनके उत्पादनों को बढ़ाने के लिए, बम्पर उत्पादन करने के लिए, कई गुना उसमें वृद्धि करने के लिए इन क्रांतियों को अलग अलग समय पर स्थापित किया और शुभारंभ किया था। इन क्रांतियों को एक रिकॉर्ड उत्पादन वृद्धि के लिए यह क्रांति भारत में स्थापित की गई। तो काफी इंपॉर्टेंस है इनका अपनी एग्रीकल्चर में, भारत के कृषि के इतिहास में, इवन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में एक प्रश्न इसका क्रांति में आ ही जाता है, क्योंकि बहुत सारी क्रांतियां अलग अलग समय पर चलाई गई सरकार के द्वारा अलग अलग फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो आज के सेगमेंट में, इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम देखेंगे इन्हीं क्रांतियों को। क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो शेयर अवश्य करेंगे, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रांति जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, जैसे हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति और मत्स्य वाली क्रांति। इनसे अंदर के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं इनके उत्पादनों को लेकर के। ठीक है, कौन कौन से राज्य इनसे संबंधित थे, वर्ष कौन सी थी जब सरकार ने इन कार्यक्रमों को शुरू किया, तो ये वाले प्रश्न कई बार आ जाते हैं। और बाकी की क्रांतियों को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसे क्रांति आती है, क्रांति से संबंधित फसल आती है, जैसे प्याज से उत्पादन या आलू के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति आई थी, या टमाटर के उत्पादन से कौन सी क्रांति थी, है ना, या पेट्रोल डीजल के संबंधित क्षेत्र से कौन सी क्रांति सरकार ने शुरू करी थी। तो एक एक क्रांति पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में पहले उन क्रांतियों को पढ़ लेते हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहें और नोट करते रहें मेरे साथ साथ। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हरित क्रांति के विषय में चर्चा करते हैं। तो पहला मैंने इधर लिखा है कृषि क्रांतियां, टॉपिक है आपके सामने। तो सबसे पहला है टॉपिक हमारा हरित क्रांति का, तो छाप लो और नोट कर लो हरित क्रांति, और इसके विषय में चर्चा करते हैं। अब शो चलेगा पूरा, तो बिल्कुल ध्यान लगा के आप पढ़िएगा, देखिएगा क्लास को आराम से। यदि कई बार क्लास आगे चली जाती है तो उसे रोक करके आप रिवर्स करके समझ सकते हैं और देख सकते हैं। समस्या यदि आपको लगती है किसी भी फैक्ट से, किसी भी प्रश्न से, किसी भी पॉइंट से जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो आप कमेंट कर सकते हैं उसके विषय में। ठीक है, उसका सॉल्यूशन अगली क्लास में दिया जाएगा। तो देखो चर्चा करते हैं साहब। हरित क्रांति का उद्देश्य समझो आप, नए पुराने जो भी बच्चे देख रहे होंगे, पुरानों का रिवीजन हो जाएगा, नए सीख लेंगे थोड़ा बहुत। तो फसलों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था हरित क्रांति। तो नंबर एक पॉइंट ये याद रखना, हरित क्रांति का आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या। तो इसका मतलब था फसलों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि करना, या रिकॉर्ड वृद्धि करना, या आशातीत वृद्धि करना। आशातीत हिंदी का एक शब्द है, आशा से अधिक वृद्धि करना, उससे संबंधित हरित क्रांति को भारत में स्थापित किया गया या शुभारंभ इसका किया गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना। अब बात करते हैं, देखो एक सिंपल सी बात है, ये आ जाता है डायरेक्ट लेकर के, हरित क्रांति किससे संबंधित थी भारत में या दुनिया में भी। तो भारत की बात कर रहा हूं मैं इस समय तो आपको, और दुनिया की बात भी करेंगे। हरित क्रांति का संबंध किससे था? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे था बेटा? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न में जिनमें सबसे ज्यादा उपभोग, जैसे एक फसल कौन सी है जिसका उपभोग होता है? गेहूं। और दूसरी कौन सी है बेटा? धान। दोनों को छाप लेना। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से और धान से, दोनों से रहा। दोनों की प्रजातियों पर काम किया गया भारत के भीतर, भारत के अलग अलग राज्यों में। या सिंचाई की व्यवस्था, या नदियों की व्यवस्था, या नहरों की व्यवस्था अनुकूल थी, अच्छी थी, ठीक ठाक थी। क्योंकि फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, नदी की, नहरों की, इन सारी चीजों की। ठीक है, ये आप भी जानते हैं। तो इनसे संबंधित थी खाद्यान्न उत्पादन, याद रखना। दोनों फसलों को लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगले पॉइंट में मैं बढ़ता हूं। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो वैज्ञानिक थे विलियम गॉड। विलियम गॉड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया, जो कि अमेरिका के निवासी थे। इस शब्द को लाने वाले जो व्यक्ति थे, सिर्फ शब्द की बात हो रही है, अभी आगे बात नहीं कर रहे हम। शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गॉड नामक वैज्ञानिक ने किया, इसे नोट कर लेना। और ये वैज्ञानिक अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं, अच्छे से समझते आइए। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये भी अमेरिका के थे। दुनिया में या विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जनक कहा जाता है हरित क्रांति का विश्व में। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग भी कहां के थे? अमेरिका के थे। इनको इस क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 50 के दशक में ही। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। कौन से क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में।
और किस विषय पर काम किया? हरित क्रांति से संबंधित इन्होंने काम किया। धान और गेहूं पे सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया, उनकी प्रजातियों पर काम किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। हरित क्रांति का प्रचलन जो विश्व में हुआ, इसे नोट कर लेना, हर एक मुद्दा, हर एक पॉइंट इसका कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा है। इस वजह से प्रमुख 3 क्रांतियों को मैं डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूं, और डिटेल का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछे गए इनमें से उठा करके। तो हरित क्रांति का प्रचलन जो दुनिया में हुआ वो कब हुआ? 1950 के दशक में। विश्व में सबसे पहले इस क्रांति पर जो काम हुआ बेटा वो कब हुआ? 1950 के दशक में। ठीक है, 50 लिख लेना। और कौन सी जगह? मैक्सिको में। मैक्सिको से दुनिया में शुरू होता है ये। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिण में देश है। अमेरिका और मैक्सिको की आपस में क्या लग रही है? बाउंड्री लग रही है। अमेरिका उसके उत्तर में है और अमेरिका के दक्षिण में मैक्सिको है। और मैक्सिको दुनिया में चांदी का उत्पादन भी करता है। विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन मैक्सिको देश करता है, और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो हरित क्रांति पर काम शुरू कहां पे हुआ? मैक्सिको में हुआ। और कौन से महाद्वीप का देश है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, दक्षिणी देश है। अगर लोकेशन लिखें तो, स्थिति लिखें तो नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, देखो, कम समय में बौनी प्रजातियों के माध्यम से गेहूं की प्रजातियों का विकसित किया गया हरित क्रांति के तहत। कम समय में उत्पादन मिले, हमें ज्यादा समय ना लगे, है ना, उत्पादन में। और प्रजातियों को क्या बोला गया? बौनी प्रजाति, काय की? गेहूं की। तो उनको विकसित किया गया था हरित क्रांति के अंतर्गत। ये नोट कर लेना चाहो तो आप, है ना। जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर को अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, उन्होंने इसको डिटेल में और विस्तार से पढ़ा होगा अपनी पुस्तकों के माध्यम से, या प्रोफेसर्स वगैरह ने पढ़ाया होगा उनको। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं वो पॉइंट लेकर के आया हूं आपको जो एग्जाम में ही पूछा गया है। प्रत्येक पॉइंट इसका, एक एक पॉइंट पूछा गया है इन क्रांतियों में से एग्जाम में। ठीक है, तो प्रत्येक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, सभी को छाप लेना आप। तो आगे बात करते हैं भारतीय संदर्भ। अब आ जाइए भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं, इंडिया के संदर्भ में। अभी तक तो ये विश्व के बारे में बता रहे थे हम, है ना। एक एक पॉइंट छाप लेना इसमें। देखो, भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का शुभारंभ 1960 के दशक में होता है। छाप लो, कई बार पूछा गया प्रश्न है, कौन से दशक में शुरू हुआ भारत में? दशक यदि आता है, दशक का मतलब 10 साल वाला सीन अगर पूछा जा रहा है आपसे, तो दशक 60 का बोला जाता है। तब तक 70 का कंप्लीट नहीं हो जाता है ना। 61, 62, 63, 64, 65, 66, अगर इस तरीके से जो वर्ष चलती हैं आगे काउंट करते हैं, उसे 60 का ही दशक तब तक पढ़ेंगे, तब तक 70 कंप्लीट नहीं हो जाएगी आगे, है ना। तो इंडिया में, भारत में हरित क्रांति पर 60 के दशक में काम करना शुरू हुए, और विश्व में 50 के में 10 साल पहले विश्व में, और हमारे यहाँ भारत में आते आते 1960 का दशक आ गया, यानी कि दुनिया से 10 साल बाद, या मैक्सिको से 10 साल बाद भारत में। अब देखो, वर्ष में भी आता है ये क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वर्ष में भी पूछा गया, इसे भी छाप लेना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1966, 67 दोनों वर्ष लिख लेना। 66 से शुरू होकर के 67 तक काम हुआ था हरित क्रांति पर भारत में, तो दोनों वर्ष लिख लेना। 1966, 67 में हरित क्रांति को भारत में स्थापित किया गया, शुभारंभ किया गया। इसका श्रेय जाता है एम एस स्वामीनाथन जी को। किसको श्रेय जाता है? एम एस स्वामीनाथन जी को इसका श्रेय जाता है भैया, है ना। किसका? भारत में हरित क्रांति का। और हरित क्रांति बोले तो खाद्यान्न उत्पादन बेटा, और खाद्यान्न उत्पादन बोले तो जो भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसलें, पहले नंबर पर धान और दूसरे नंबर पर गेहूं है। धान भारत की प्रसिद्ध खाद्यान्न फसल है, गेहूं भारत की तीसरी प्रसिद्ध खाद्यान्न फसल है, और तीसरे स्थान पर मोटे अनाज वाली फसलें आती हैं खाद्यान्न में, जैसे ज्वार है, मक्का है, जौ है, ये आती हैं। इनको अब श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट करते चलिएगा। अब बात करते हैं गेहूं की कौन कौन सी प्रजातियों को मैक्सिको से आयात किया गया था, क्योंकि वहां एक बम्पर उत्पादन हो गया था और सफलता मिल गई थी हरित क्रांति की मैक्सिको में 1950 के दशक में। तो भारत में उन्हीं प्रजातियों को मंगा करके बोया गया, स्थापित किया गया, और परीक्षण एक तरीके से बोल सकते हैं 1966 के बाद। अच्छा, इधर सूखा पड़ गया था, बारिश अच्छे से नहीं हो पाई थी हमारे देश में। कब की बात कर रहा हूं? 65-66 के बीच की। उस समय लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू जी की 1964 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए, समटाइम्स के लिए, गुलजारीलाल नंदा जी थे। गुलजारीलाल नंदा के बाद जो परमानेंट प्राइम मिनिस्टर आए वो लाल बहादुर शास्त्री जी आए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी इस समय कार्यकाल में थे 1966 वाली अगर स्थिति में हम पढ़ेंगे तो। हालांकि 66 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना। कहां पे हो गई थी? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। ऐसे भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी भारत से बाहर मृत्यु हो गई, लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म बनारस के पास स्थित मुगल सराय में हुआ था 1904 में।
लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया था जय किसान जय जवान का। सबसे ज्यादा बल जवान को दिया जाना चाहिए, जो सेना पे, जो हमारे देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं, और किसान जो अन्नदाता है भारत को, जो भारत का पेट भरता है, जो भारत को खिलाता है, उसकी बात करी थी। कौन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने? लाल बहादुर शास्त्री जी, जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो उनके समय की लगभग ये बात स्टार्ट हो गई थी। तो गेहूं की कौन कौन सी प्रजातियां आई? HYV लरेमा, एक रोजो नाम की प्रजाति थी, एक सोनारा 64। आप चाहो तो लिख लेना, ये मैंने ले आया हूं मैं रिसर्च करके इनको, जिनका बम्पर गेहूं उत्पादन हुआ था इन प्रजातियों का। धान की प्रजाति मैंने नहीं लिखी है, गेहूं की लिख रखी है यहाँ पे। तो ये वाली प्रजातियों को मंगाया भारत, आयात किया, और भारत में अलग अलग राज्यों में इनको बोया गया। फिर उसके बाद कई रिकॉर्ड गुना वृद्धि हुई गेहूं के उत्पादन में, रिकॉर्ड गुना वृद्धि हुई थी गेहूं के उत्पादन में इन्हीं प्रजातियों के बाद। इसी वजह से हरित क्रांति या इन दोनों को पढ़ा जाता है। देखो, इसमें गेहूं की प्रजातियां भी मंगाई थी और धान की भी, दोनों को मंगाया गया था। मैंने यहाँ गेहूं को लिखा है। आगे बात करते हैं, हरित क्रांति के अंतर्गत जो क्षेत्र थे, कौन कौन से क्षेत्रों में सबसे ज्यादा काम किया गया? तो सबसे ज्यादा काम पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में। तो ये 3 राज्य लिख लेना। सबसे ज्यादा हरित क्रांति पर इन्हीं राज्यों में परीक्षण किया गया, काम किया गया, फसलों को उत्पादित किया गया। फसलों को उत्पादित किया गया, कौन सी फसलों को? गेहूं की फसलों को, और धान पे भी काम किया था। दोनों फसलों की मैं बात कर रहा हूं। मुख्य तौर पर गेहूं याद रखिएगा आप। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में कितने गुना? 6 गुना वृद्धि हुई थी भाई साहब। इसके बाद ये वृद्धि भी मैं आपको बता दे रहा हूं। और धान के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के बाद। ठीक है, धान के उत्पादन में कितनी? 3 गुना वृद्धि हुई थी। तो ये था बेटा हरित क्रांति का पूरा निचोड़। लगभग कोशिश करिए, मैंने जो वनडे एग्जाम में, पुलिस जैसे एग्जाम में, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इतने जो मैंने मुद्दे बता दिए, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा जहां तक संभावना है। आप इसे छाप लेना अच्छे से, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, इससे बाहर नहीं जाना क्वेश्चन। अब दूसरी क्रांति की बात कर लेते हैं। दूसरी क्रांति श्वेत क्रांति मैंने यहां लिख रखी है आपके लिए। कौन सी क्रांति है बेटा? श्वेत क्रांति। अब श्वेत समझ रहे हैं, दूध। तो दूध के उत्पादन में वृद्धि, काय के उत्पादन में? दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए यह क्रांति शुरू की गई थी। काय का उत्पादन बढ़ाना था? दूध का उत्पादन बढ़ाना था, या दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना था, या इंग्लिश में मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करना था, है ना। एक रिकॉर्ड वृद्धि करनी थी दूध के उत्पादन में। तो परंपरागत दूध के उत्पादन को कैसा कर दिया गया? जैसे दूध उत्पादन हो रहा है, घरों पे हो रहा है, और घरों में दूध उत्पादन हो रहा है, तो अपना खर्चा खराबी, खाना पीना जो चल रहा है वो चल रहा है भैया, है ना। तो इससे तो उत्पादन बढ़ना नहीं था भारत का। तो किया क्या कि जो परंपरागत रूप से दूध उत्पादन हो रहा था, उस सिस्टम को बदला। उसको क्या कर दिया? वाणिज्यिक कर दिया, कॉमर्शियल कर दिया, कि जिससे गांव के लोगों को कुछ ना कुछ इनकम हो उनकी अच्छी खासी। कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यिक कर दिया। तो गांव के लोग क्या करते थे? अपने दूध को ला करके इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके एक सहकारी संघ बनाया, और वहां से वो ट्रांसपोर्ट दूसरी जगह दूध को भेजते थे, जिससे दूध से अलग अलग उत्पाद बनते थे, और उससे गांव के लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिलता था। तो गांव के लोग प्रेरित भी हुए जब अच्छा खासा पैसा मिलने लगा। किस लिए प्रेरित हुए? ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन को बढ़ाने को लेकर के प्रेरित हुए गांव के लोग। ठीक है, तो परंपरागत दूध उत्पादन को क्या कर दिया? वाणिज्यिक कर दिया, मतलब जिससे ज्यादा पैसा मिले गांव के लोगों को। अब इस श्वेत क्रांति का जो शुभारंभ होता है वो कहां पे होता है? देखो, गुजरात राज्य में हुआ। राज्य याद रखना, श्वेत क्रांति का स्टार्टिंग गुजरात के खेड़ा जिले में, जिसे वर्तमान में वो आनंद के नाम से जाना जाता है। उस इलाके को वर्तमान में क्या बोलते हैं? आनंद। श्वेत क्रांति का शुभारंभ श्री गणेश गुजरात से होता है, गुजरात के खेड़ा जिले से होता है। खेड़ा जिला बड़ा प्रचलित रहा है आंदोलनों के लिए, सत्याग्रहों के लिए। महात्मा गांधी का एक सत्याग्रह था 1918 का, खेड़ा जिले में, उसे पढ़िएगा और कमेंट करके बताइएगा खेड़ा आंदोलन जो था, माफ कीजिए सत्याग्रह जो था, वो किससे संबंधित था, क्या विषय था, तब महात्मा गांधी ने खेड़ा में सत्याग्रह किया था। तो ये कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो आगे हम बताएंगे तो फिर आंसर किया जाएगा। वर्तमान में क्या बोलते हैं इसे? आनंद। अब क्या किया? इससे पहले, आजादी से पहले बता देते हैं, एक पॉइंट और लिखा है, वर्ष 1946 में, देश की आजादी से 1 साल पहले, एक सहकारी संघ बनाया। उसमें गांव के लोग सब दूध को इकट्ठा करके उसमें जमा करते थे, इस सहकारी संघ में जमा करते थे दूध को लाके, और दूध फिर कहां भेजा जाता था? एक यूनिट के लिए भेजा जाता था, और इस यूनिट से अलग अलग उत्पादन होता था दूध के अलग अलग उत्पादों का, और वहां से बहुत अच्छा पैसा गांव के लोगों को मिलता था, जिससे वो प्रेरित हों और ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन पर काम करें।
अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए 1965 की वर्ष आती है। 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन, कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। राष्ट्रीय डेयरी का मतलब पूरे भारत के स्तर का एक बोर्ड बनाया गया, जहां पर जो काम होगा वो दूध को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम होगा। राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहां पे? आनंद में इसका मुख्यालय बनाया गया। आनंद शहर में, आनंद बोलते हैं या आनंद बोलते हैं गुजरात में, ठीक है। तो बनाया गया किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसी वजह से जाना जाता है भारत में, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है इनको। इन्होंने दूध के उत्पादन पर सबसे ज्यादा काम किया, बढ़ाने को लेकर के सबसे ज्यादा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और इसी वजह से इसको ऑपरेशन फ्लड का नाम भी दिया गया है। दूध उत्पादन, कई बार प्रश्न आता है, पॉइंट आता है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, दूध के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ये भी नोट कर लेना, ऑपरेशन फ्लड। अब बेटा आगे बात करते हैं। आगे देखिए अमूल, ये अमूल का जो दूध हम लेने जाते हैं ना डेयरियों पे, जैसे हमें जरूरत पड़ गई, शहर में रह रहे हैं या गांव में भी रह रहे हैं आजकल, तो अगर दूध का उत्पादन नहीं हो पाता है भैया, दूध वाला दूध नहीं दे के जाता है कई बार, तो मिसमैच हो जाती है टाइमिंग दूध वाले की और हमारी भी मिसमैच हो जाती है, जैसे है ना, दूध ले भी गए तो दूध वाला निकल गया, तो मिसमैच हो गया मामला। अब दूध की जरूरत है भैया, उससे चाय बना के पीनी है ना। और चाय आप जानते हैं ये तो दुनिया में मुख्य पेय पदार्थ है जो पिया जाता है। ये हैवियचल पेय पदार्थ भी कह सकते हैं। भारत में हर दूसरा व्यक्ति, हो सकता है कि मेरे आंकड़े गलत हों, लगभग जहाँ तक मैं पढ़ता हूँ हर दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति चाय पीता ही पीता है सुबह, और इवन शाम को भी। सुबह तो लगभग सभी पीते हैं, शाम को कुछ परसेंटेज उसमें से कम पीते हैं लोग, लेकिन लगभग उसमें से भी अधिक संख्या होगी शाम में पीने वाले लोगों की, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, दुकान पर जाएंगे और दुकान से अमूल का ही एक पैकेट लेकर के आएंगे, उस पर लिखा हुआ अमूल। अब अमूल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वही मैं अमूल बता रहा हूँ, जो अमूल लिखा रहता है उस पैकेट पे, जहाँ से हम परचेज करके लाते हैं, खरीद के लाते हैं। आप उसे देखोगे भी तो उसमें नीचे लिखा भी रहेगा, उसके बैकग्राउंड में जाकर के देखोगे कि कहाँ पे प्रोडक्शन इसका हो रहा है, ठीक है। तो अमूल का आपको पता है नाम ही बिकता है, अमूल के नाम से मक्खन भी आता है, अमूल के नाम से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन दूध के ऊपर सबसे पहले काम किया। अब ये सारी चीजें किससे बनती हैं? दूध से बनती हैं, आपको पता ही है। तो अमूल की फुल फॉर्म क्या होती है? आनंद मिल्क फेडरेशन यूनियन लिमिटेड। ए से, इसमें आनंद का नाम है, ए से क्या है, जो अमूल में ए है इसका मतलब है इसमें आनंद, और आनंद कहाँ है? गुजरात में। और दूध के उत्पादन के लिए जो यूनिट लगाई गई अमूल की, सबसे पहले वो कहाँ लगाई गई? आनंद में लगाई गई, और इसी नाम से लगाई गई। इस वजह से ये नाम पड़ा अमूल, जिसका आप भी दूध इस्तेमाल करते होंगे खरीद करके, हम भी करते हैं, सभी करते हैं। तो आनंद मिल्क फेडरेशन यूनियन लिमिटेड, अमूल की स्थापना कहां पे करी गई? आनंद में, ठीक है साहब। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, इस वजह से ये अमूल आया। अब दुग्ध क्रांति को पर सबसे पहले कब काम हुआ? 1970 से 80 के दशक में सबसे पहले काम किया। ये पहला ही पॉइंट सबसे ज्यादा पूछा गया आज तक एग्जाम में, आप इसी को नोट कर लेना। हालांकि मैंने तीनों चरण उसके लिखे हैं जो अलग अलग समय पर सरकारों ने काम किया दूध के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर के। 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ, ऐसे प्रश्न आता है कई बार, कौन सी वर्ष में शुरू हुआ? तो 1970 में शुरू हुआ। जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन सा राज्य था? गुजरात। शहर कौन सा था? आनंद, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने। दूसरा चरण सरकार ने शुरू किया 81 से 85 दूध के उत्पादन को। तीसरा 85 से 96 दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जब जैसे 1996 आया, तीसरा स्टेप आया, ये तीसरा चरण आया यहाँ पे 1996 शुरू होता है। 1996 के आते आते दुनिया में भारत पहले स्थान पे आ गया दूध के उत्पादन में। कौन से उत्पादन पे आ गया? सॉरी माफ कीजिए, कौन से स्थान पे आ गया? पहले स्थान पे आ गया भारत। तो अभी भी विश्व में अगर बात करें तो विश्व में दूध के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है भाई साहब, नोट कर लेना। दुनिया का लगभग 19% दूध का उत्पादन करता है भारत, 18 से 19%। जितना विश्व उत्पादन करता है उसका अकेला भारत 18.5 से 19% दूध का उत्पादन करता है, अकेला भारत। नोट कर लेना, विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भारत करता है बेटा। भारत में दूध का उत्पादन राज्यों में सबसे ज्यादा, अभी पहले स्थान पर राजस्थान आ गया, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। लेकिन लगातार सालों से जहां तक हम पढ़ते आए हैं और आपने भी पढ़ा होगा, जो पुराने बालक पढ़ रहे होंगे इस क्लास को, दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ही पहले स्थान पर था।
अब डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे आ रहे हैं आपके लिए। मान लीजिए दूध का आ गया क्वेश्चन कि भारत में बताइए दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है, हो रहा है, ये नहीं आएगा, होता है यही आएगा प्रेजेंट का। ठीक है, कंटिन्यूस में नहीं पूछते हैं ज्यादातर चीजों को, जो कि डाटा ऊपर नीचे होते हैं उसका। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में यदि राजस्थान यूपी के साथ आता है और पेपर अभी आ गया आपका दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस में या किसी भी एमपी पुलिस में या बिहार पुलिस में, तो उत्तर राजस्थान लगा के आइए, क्योंकि डाटा सरकार का ये कह रहा है कि राजस्थान अब सबसे ज्यादा कर रहा है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। लेकिन लगातार विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है दूध के उत्पादन में। ठीक है, अभी इस बात को अच्छे से नोट कर लेना। देखो दूध का रंग कैसा होता है, धवल या श्वेत या क्या बोलते हैं इसी को, सफेद। ये धवल और श्वेत तुम्हें पर्यायवाची और विलोम शब्द शब्द में काम आ जाएंगे हिंदी में। ये बड़े शब्द आते हैं दोनों, धवल भी आता है श्वेत भी आता है, कि धवल का विलोम शब्द बताइए, श्वेत का विलोम शब्द बताइए। कमेंट बॉक्स में बताओ धवल का विलोम शब्द क्या होगा, श्वेत का विलोम शब्द क्या होगा, ये हिंदी में काम आएंगे तुम्हें। इसी को सफेद बोल देते हैं, मैंने सभी पॉइंट लिख दिए, आप टेंशन ना लो। तो दूध का सफेद रंग जो होता है ना, वो एक प्रोटीन की वजह से होता है, एक नेचुरल प्रोटीन पाई जाती है दूध के अंदर, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन की वजह से दूध का सफेद रंग होता है, धवल रंग होता है या श्वेत रंग होता है। ये नोट कर लेना, छाप लेना। एक होमवर्क हमने पहले से लिख रखा है कि गाय का दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये कमेंट बॉक्स में बताना आप। गाय के दूध में, ये तो मैंने सफेद दूध की बात करी है जो आमतौर पर भैंस का दूध होता है। भैंस का दूध का जो रंग होता है वो कैसा होता है, सफेद। उसमें सफेद होने का कारण होता है केसिन प्रोटीन। गाय का दूध आपने देखा होगा, हमने भी देखा, आपने देखा, सभी ने देखा होगा, हल्का पीला होता है, पीला रंग होता है गाय का दूध। तो पीलेपन के कारण जो पीलापन होता है उसमें वो कौन सी प्रोटीन की वजह से होता है, इसे कमेंट के माध्यम से बताइए आप। ये दोनों ही प्रश्न कई बार पूछे गए, केसिन वाला कई बार आया है कि सफेद रंग क्यों होता है, तो केसिन प्रोटीन की वजह से होता है। और दूध पीने से तो आप जानते हैं तंदुरुस्त होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हष्ट-पुष्ट रहते हैं और मजबूत रहते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन उसके अंदर पाई जाती हैं। क्योंकि जो पशु होते हैं जो बहुत सारा चारा खाते हैं, उस चारे के माध्यम से क्या जाती है, बहुत सारी प्राकृतिक रूप से प्रोटीन्स जाती हैं और उन्हीं का निर्माण दूध के माध्यम से मानव के शरीर में जाता है। तो इस वजह से डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि दूध पीते रहा करो, जिससे मजबूत हो, ताकत मिले आपके शरीर को। आगे बात करते हैं नीली क्रांति, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीली क्रांति से क्वेश्चन कई बार आता है। ये 1985 से शुरू हुई और 90 तक काम हुआ इसमें, 85 से 90 तक काम हुआ, वर्ष भी लिख लेना आप, 1985 से 1990। नीली क्रांति, नीली क्रांति का मतलब है समुद्र का पानी कैसा होता है, नीला। उसमें एक फिजिक्स का लॉ काम करता है कि समुद्र का पानी हमें नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, उसे आप बता देना कमेंट के माध्यम से कि समुद्र का पानी हमें नीला क्यों दिखाई देता है, परावर्तन की वजह से या प्रकीर्णन की वजह से नीला दिखाई देता है। तो नीला दिखाई देता है, इस वजह से नीली क्रांति। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन मतलब मछली उत्पादन से, और मछलियों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है, समुद्रों के भीतर से, ऐसे समझिएगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से समझ लो इसको, पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी का पूरा 100% एरिया है, 100% एरिया में से जो जिस ग्रह पर, जिस प्लैनेट पर हम रह रहे हैं जिसका नाम पृथ्वी, वहां का 70 से 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। किससे, जल से घिरा हुआ है। और जल से घिरा हुआ है तो इसी वजह से इस ग्रह को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। कैसा ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, पानी की वजह से। ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हो। और बाकी की बची हिस्सा जमीन का हिस्सा है, इसमें 29%, 30% के आसपास। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे, कभी भूलेंगे नहीं। अगर मत्स्य नीली क्रांति आई तो समझ जाइए नीली क्रांति क्या की बात हो रही है, मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन की। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय, ये लिख दिया वैसे एक्स्ट्रा में पंचवर्षीय योजना, तो वहां भी आप लिख सकते कौन कौन सी। देखो नीली क्रांति पर काम किया गया, ताजे जल में मछली अनुसंधान। देखो मछलियों को 2 प्रकार से सरकार ने काम करना शुरू किया उत्पादन को बढ़ाने को लेकर के। क्योंकि देखो समुद्री उत्पादों का भी भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि भारत के दक्षिण वाले हिस्से में सबसे ज्यादा समुद्री फूड को ही खाया जाता है, समुद्री फूड में मछली को सबसे ज्यादा खाया जाता है चावल के साथ। तो उनका भी अपना क्या है, एक आर्थिक तंत्र है और इकोसिस्टम है, इकोनॉमी का इकोसिस्टम दक्षिण इंडिया का, सॉरी साउथ इंडिया का या दक्षिण भारत का, इसी पर टिका हुआ है।
लोगों को रोजगार वहां से समुद्रों से मछली लाते हैं और बाजार में ला करके बेचते हैं, इससे ही रोजगार मिलता है बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को। रोजगार वालों को रोजगार मिलता है और खाने वालों को मछली मिलती है और खाते हैं बहुत प्रकार की। तो सरकार ने इस विषय पर भी सबसे ज्यादा काम किया। तो मत्स्य उत्पादन को दो तरीके से बढ़ाया सरकार ने, दो तरीके से बढ़ाया, एक समुद्री जल और एक ताजा जल, इस तरीके से बांट दिया सरकार ने। समुद्री जल की कौन कौन सी मछलियों को बताया सरकार ने, मैक्रेल, सार्डाइन और कैटफिश। आपको मतलब नहीं, इतना आता नहीं है, समुद्रों के अंदर पाई जाने वो बहुत प्रकार की मछलियां होती हैं, जितनी गहराई में जाएंगे उतनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी, हजारों लाखों प्रकार के बहुत सारे जीव समुद्रों में अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन हम मछलियों की बात कर रहे हैं। तो समुद्री जल में मैक्रेल, सार्डाइन और कैटफिश। कैटफिश बहुत फेमस है, कैटफिश पे सरकार ने काम भी किया था तमिलनाडु के तंजौर में सबसे ज्यादा, इसी की कृषि पर, खेती पर। ताजे जल में रोहू मछली पाई जाती है, एक कतरा मछली, एक हिल्सा और एक टेंगरा। ये ताजे जल में मतलब स्वच्छ पानी के जल में पाई जाएंगी, नदियों में भी पाई जा सकती हैं ये, और जहाँ साफ और स्वच्छ पानी होगा वहां भी पाई जाएंगी ये। तो इन पर सबसे ज्यादा काम किया कि इनका उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, तो ये दो प्रकार से काम किया। तो काम करने के लिए ताजे जल का एक अनुसंधान लगाया बैरकपुर में, और बैरकपुर कहाँ है, कलकत्ता में, कि ताजे जल की जो मछली होगी उसका कैसे काम किया जाए, कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, बैरकपुर में। समुद्री जल की मछली पर अनुसंधान लगाया गया मंडापम में, और ये कहाँ है, तमिलनाडु में। समुद्र के अंदर जो मछलियां पाई जा रही हैं उनका उत्पादन कैसे बढ़ाना है, ये वहां पे तमिलनाडु में। केंद्रीय मछली अनुसंधान मुंबई में है, इसे लिख लेना, जो मुंबई वाला इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मछली अनुसंधान जो भारत सरकार के स्तर का मछली अनुसंधान है वो बॉम्बे में है। ठीक है, एशिया में सबसे ज्यादा झींगा मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। एक मछली होती है जिसका नाम है झींगा मछली, ये आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, और तमिलनाडु के तंजौर में, जो कि सूती वस्त्रों के लिए भी फेमस रहा चोल वंश के समय, कैटफिश की कृषि प्रारंभ की गई। कैटफिश मैंने बताया है, जिस समुद्र में पाई जाती मछली है, तो कैटफिश का पालन बढ़ाया गया यहाँ पे, है ना। कैटफिश पर काम ज्यादा किया गया इस मछली से लोगों के लिए, है ना, आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए। अगर ओवरऑल मछली उत्पादन देखें ना, कुल मछली उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है, तो कुल मछली उत्पादन आंध्र प्रदेश और बंगाल, ये दोनों राज्य हैं। ठीक है, और समुद्री मछली की बात करें कि समुद्र की जो मछली होते हैं सबसे ज्यादा वो कहाँ पे निकाली जाते हैं, वो गुजरात में। ऐसा आंकड़े नीचे, वैसे तो पुरानी आंकड़ा है गुजरात वाला, 2017-18 का है जी, उसे कोई दिक्कत नहीं, लिखना भी मत, लेकिन आंध्र प्रदेश और बंगाल याद रखना ओवरऑल मछली उत्पादन में। तो ये 3 क्रांति हो गई आपके लिए। अब इसमें से मैं कुछ बता देता हूं आपको लिख करके, जो छोटी छोटी क्रांतियां जो एग्जाम में कई बार आती है, मैं इधर से हटा देता हूं और आपको बता देता हूं। ठीक है, इसे आप बाद में नोट कर लेना, छाप लेना भाई साहब। ये 3 क्रांतियां डिटेल में मुझे पढ़ानी थी, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब देखो कुछ जो क्रांति हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आती है, जैसे पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे भाई साहब, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो उत्तर बताइए तिलहन उत्पादन से। कौन से उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति, है ना। जो तेल वाली फसलें हैं उनसे संबंधित कौन सी सरकार ने क्रांति स्थापित करी, पीली क्रांति। ठीक है, तिलहन उत्पादन से। इसके अलावा गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से। लिख लेना ये, है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। झींगा मछली, अभी जो मैं पढ़ा रहा था, झींगा मछली का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। झींगा मछली सबसे ज्यादा कहाँ पे निकाली जाती है, नेल्लौर जिले में। नेल्लौर किससे लगा है, बंगाल की खाड़ी से। और नेल्लौर कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रहने वाले थे। अब इसके अलावा बात कर लेते कुछ और क्रांति की, जैसे भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन से। ये सारी क्रांतियां पूछी गई हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे, उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन, खाद उत्पादन, उर्वरक उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इसमें चमड़े को भी शामिल किया गया, वैसे चमड़े उत्पादन पर भी काम किया गया। इसके अलावा कुछ और क्रांतियां देखो, बादामी क्रांति, मसालों के उत्पादन से। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से। ठीक है, इसके अलावा बात कर रहे हैं कौन सी क्रांति में, आपको बता रहा था बादामी क्रांति के अलावा लाल क्रांति, टमाटर से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर से। नोट करते जाना, सभी लिखते जाना, ये 1 नंबर में आना ही है आपके पुलिस के पेपर में, ऐसा नहीं कि नहीं आना है।
ठीक है। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल वाली काली क्रांति बहुत फेमस है। काली क्रांति का संबंध, काली क्रांति का संबंध वायु डीजल से, वायु डीजल की खेती बढ़ाने से, है ना। इसे क्या बोलते हैं, जेट्रोफा भी बोलते हैं। एक पौधा होता है, उसके बीजों से क्या निकलता है, तेल निकलता है। जेट्रोफा भी बोलते हैं, वायु डीजल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसे, रतन ज्योति भी बोलते हैं। इसी को रतन ज्योति भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीन तीन नामों से जाना जाता है। काली क्रांति वाला लिख लेना। इसके अलावा स्वर्णिम क्रांति हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने से, इंद्रधनुष सभी से, है ना। एक लिख लो स्वर्णिम क्रांति बागवानी से, बागवानी उत्पादन को बढ़ाने से। इंद्रधनुष सभी क्रांतियों से संबंधित थी, सभी क्रांतियों से संबंधित थी इंद्रधनुष, है ना, ये लिख लेना। इसके अलावा लिख लेना अमृत क्रांति, कोई एक आध दो छूट भी सकती है, उसे अगली क्लास में आपको बताएंगे। अमृत क्रांति का संबंध सरकार ने स्थापित किया, नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, है ना। जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है तो वहां पे नदियों को जोड़ करके सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना है सरकार के द्वारा। आगे बात कर रहे हैं रजत क्रांति, अंडा उत्पादन से संबंधित थी। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित, अंडे का उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, और बाकी की तीनों क्रांतियां मैंने आपको पढ़ाई दी है। नीली क्रांति आपके सामने है, श्वेत क्रांति वाला मैंने बता दिया दूध के उत्पादन का। तो इन क्रांतियों को आप पढ़ लेना, याद कर लेना, और कोई एक आध छूट गई तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसे भी अगली क्लास में आपके लिए कवर कर देंगे। तो ये महत्वपूर्ण क्लास क्रांतियों की हो गई, उसमें तीनों क्रांतियों को मैंने लगभग कोशिश हो सकी है डिटेल में बिल्कुल पढ़ा दिया है। पूरे ईमानदारी से, पूरे शिद्दत के साथ एक एक पॉइंट को छाप लो और छापते चलिए। एक एक बार छाप लोगे और आपके पेन के नीचे से होकर के निकल जाएगी ना लाइन, तो उम्मीद रहेगी कि आपको अगर एग्जाम में बैठेंगे और कहीं से क्वेश्चन आ गया इसी तरीके का, तो ऑप्शन देख करके याद आ जाएगा आपने कि क्या पढ़ा है और क्या उत्तर देना है आपको। ठीक है, चलो एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल धैर्य की जरूरत होगी, और पढ़ते समय भी धैर्य की जरूरत होती है। यदि आप उस कंपटीशन के क्षेत्र में जा रहे हैं, या लाखों बच्चों की कॉम्पिटिशन्स हैं एक एक जॉब को प्राप्त करने के लिए, तो पूरे ईमानदारी, पूरे धैर्य से, पूरी शिद्दत से, पूरे अच्छे तरीके से मन लगा करके मेडिटेशन किया करो, अंतर ध्यान किया करो, जिससे कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर ना भटके। तो ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करके पूरा पढ़ाई में मन लगाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पढ़ाई कीजिए अच्छे से ज़्यादा समय का उपयोग कीजिए अपने का पढ़ाई में ही। बाकी का आप सोने के लिए, खाने के लिए, थोड़ा बहुत टहलने के लिए भी समय निकालिए, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय, यही 5-6 महीने का समय तो आप समय दे देंगे। आप थोड़ा सा समय इधर दे दीजिए पढ़ाई को, पढ़ाई पूरा जीवन भर समय आपको देगी, है ना। ये रूल है शिक्षा का, एजुकेशन का ये रूल है। आप एजुकेशन में, शिक्षा में अपना पूरा समर्पित होकर के, समर्पण होकर के आप पढ़ाई करेंगे अच्छे से, तो जीवन भर आपको स्थापित कर देगी, और एक अच्छे पदों पर आप बढ़ते चले जाएंगे। इसी एक छोटी सी पोस्ट या बड़ी सी पोस्ट से चले जाएंगे आप आगे जीवन में, है ना। क्योंकि एक सिपाही जो बनता है पुलिस में, वो आगे चल के हेड कांस्टेबल, आगे चल के दरोगा, और आगे चल के सीओ तक चला जाता है प्रमोशन होकर के। सीओ का मतलब होता है सर्किल ऑफिसर, और उसका मतलब होता है 4 थाने उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है। तो आप पूरा मेहनत कीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही आपको सर्वोच्च शिखर तक ले जाएगी। शिक्षा ये वो चीज़ है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो बहुत जल्दी ज्योग्राफी खत्म होने वाली, फिर कोई नया टॉपिक, वर्ल्ड ज्योग्राफी लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, या कोई अलग टॉपिक ले लेंगे। तो ये 2-4-5 टॉपिक लास्ट बचे हैं, जल्दी से खत्म कर देंगे इसी हफ्ते के भीतर भीतर, विद इन 1 वीक। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, नमस्कार।